हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स स्पेक्ट्रम। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ठीक है, क्योंकि आज हमारा 21st है, 22nd 23rd 2 दिन और बच्चा, उसके बाद हमारा क्या है, एग्ज़ाम है आपको 24th को। और मतलब प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, मैक्सिमम चीज़ें आपने रिवाइज़ कर लिया होगा। और हम लेक्चर लेके आए कि थोड़ा सा आपको रिवीजन में और बूस्ट करने के लिए आपका जो सिलेबस है और थोड़ा सा अच्छा करने के लिए आप जो पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा प्रिपरेशन और थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए। तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। हमने भी बहुत सारे लेक्चर कवर कर लिए हैं। आज हम करेंगे मैथमेटिकल फिज़िक्स। हमने जो जो टॉपिक्स कवर कर लिए उसको देखेंगे। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। और अगर आप देख लिए हैं तो आपको पता ही है कि नेक्स्ट आगे कौन कौन से लेक्चर आने वाले हैं, कौन कौन से लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उस बारे में आप जान रहे होंगे। आज बेसिकली हम देखेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स में बहुत सारा टॉपिक्स है, बहुत सारे मेजर टॉपिक्स हैं, माइनर टॉपिक्स है, बहुत सारे टॉपिक हैं। लेकिन हम वो देखेंगे इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चंस आए हुए हैं, कौन से टॉपिक से हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस टॉपिक पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आएंगे ही या फिर आने वाले ही हैं। उन सब सारे टॉपिक पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन भी होते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, टॉप 5 6 7 क्वेश्चन होते ही कि इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले हम थोड़ा थ्योरी डिस्कस करेंगे। जो थ्योरी लोग पढ़ लिए होंगे, कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे, जो पढ़े होंगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब मैं थ्योरी डिस्कस करूँगी तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा कि अच्छा इसका ये फार्मूला ये होता है, इसका फार्मूला ये होता है। ओके, थोड़ा सा आपके लिए भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक चीज़ आपके नोट्स में होगा। तो कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे से मिल जाएगा आपको, कुछ नोट्स के लिए आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ से मिल जाएंगे जो आप अपने नोट्स में डालेंगे, जिससे आपका नोट्स और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या क्या कवर कर लिया है। हमने कवर किया है केटीजी, उसके बाद हमने किया है कवर थर्मो, उसके बाद हमने किया है ईएमटी। ईएमटी को हमने 2 पार्ट में किया। फर्स्ट पार्ट में हमने एसी एंड ईएम वेव किया। सेकेंड पार्ट में हमने किया है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ताकि क्योंकि अगर हम एक पार्ट में लेते तो फिर बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत थ्योरी का प्रॉब्लम था, बहुत न्यूमेरिकल था जो छूट जाता। इसीलिए हमने 2 पार्ट में किया कि ताकि दोनों को इम्पोर्टेंस मिल जाए, पूरा हम ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट कर सकें। उसके बाद हमने किया सॉलिड स्टेट फिजिक्स कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम मैथमेटिकल फिजिक्स कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे और जितने भी इम्पॉर्टेंट इसी का है एक और पार्ट है, वो क्या है, जितने भी इम्पॉर्टेंट सर्किट डायग्राम के क्वेश्चन, जैसे किसी सर्किट दिया उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, किसी भी शेप का सर्किट जो है डायगोनल शेप में दिया हुआ, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऐड किया गया है, उन सबको कवर कर लिया। तो इसमें हम क्या किया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये कवर कर लिया। उसके बाद हमने किया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें से अभी हमारा मेन बचा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिससे क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद हम करेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में मेनली इंटरफेरेंस रिफ्रैक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, फिर पोलराइजेशन से कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि किस तरह का पोलराइज्ड है, मतलब इस पर ज़्यादा, लेकिन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसको देखना है। ठीक है, उसके बाद 22 को आपका फुल मैराथन सेशन होगा, जिसमें हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकेंगे, मतलब जितने क्वेश्चंस मिल सके, जितने क्वेश्चन हमसे हो पाएंगे वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे 22 को। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जैम के होंगे, जस्ट के जो हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं रिपीटेड, मतलब अगर पुराना हम पेपर देखें तो वो पुराने जैम के क्वेश्चन जो ईजी होते हैं वही कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स में, मैथ्स में मैथमेटिकल फिजिक्स हम क्या जानते हैं, सबसे पहले आता है, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। जब भी हम ये यूनिट पढ़ना शुरू करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स का, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। तो बेसिक चीज़ है, स्केलर सबको पता है, जिसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड क्या हुआ, वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड
प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। वो हो गया हमारा एक स्केलर और एक वेक्टर हो गया। यहाँ तक जो हम लोग क्लास 10th में, 11th में, 12th में स्केलर वेक्टर के बारे में पढ़ लिया है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है, स्केलर वेक्टर से डिवाइड कर लिया है। एक नया चीज़ आता है, वो हमारा होता है स्केलर और वेक्टर को डिफाइन करने के लिए, वो होता है हमारा रैंक। रैंक से भी हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज स्केलर, वेक्टर। तो अगर रैंक 0 है तो हमारा क्या होगा, स्केलर। अगर रैंक 1 है देन हमारा क्या होगा, वेक्टर। यहाँ तक तो चलिए क्लियर। अगर रैंक 2 है, एक ग्रेटर देन 2 है, मतलब अगर 2 हो या फिर 2 से अधिक हो तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बोलते हैं टेंसर। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो। स्केलर, वेक्टर और टेंसर, ये 3 चीज़ें होता है, जिसमें से एक होता है स्केलर वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो आपने पढ़ के आया है। लेकिन हम रैंक वाइज डिवाइस करना चाहें तो अगर रैंक 2 दिया हुआ है या फिर 2 से ज़्यादा है तो वो क्वांटिटी क्या होगा, टेंसर होगा। अगर रैंक 1 है तो क्वांटिटी क्या होगा, वेक्टर होगा। क्योंकि अब हम आपको क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में, वो इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये वेक्टर है या स्केलर है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से आपको डिवीजन करिए। वो रैंक के हिसाब से डिवाइड करके आपको पूछा होगा कि वो मैग्नीट्यूड, वो वेक्टर है, टेंसर है कि स्केलर है। मतलब रैंक के हिसाब से आपको डिवीजन करके बताएगा कि ये हमारा क्या है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। इसका मतलब ये क्या होगा, इसमें क्या क्या क्वांटिटी होगा, पहला तो मैग्नीट्यूड होगा प्लस क्या होगा, मल्टीपल डायरेक्शन, मतलब इसका डायरेक्शन एक से ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या था, ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन था, पर टेंसर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस मल्टीपल डायरेक्शन, मतलब वो कई सारे डायरेक्शन में उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कई सारे मतलब कई सारी तरफ, वो चारों तरफ फैली रहेगी, मतलब कई सारे, वो एक से ज़्यादा उसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें, अगर हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखें, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अब हम आपको स्केलर और वेक्टर का नहीं बता रहे हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल है, क्योंकि आपको पता है, लेकिन टेंसर जो होता है उसका बता रहे हैं। स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, ये सब हमारा क्या क्वांटिटी है, ये सब हमारा क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब हमारा क्या हो गया, टेंसर क्वांटिटी है। तो यहाँ बेसिक क्लियर हो गया होगा स्केलर, वेक्टर और टेंसर। फिर आते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी पे। अगर एक वेक्टर है तो उसको हम लिखते कैसे, ए वेक्टर, ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, उसमें आता है हमारा अगर प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या आता है, प्रोजेक्शन पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए इज इक्वल टू होता है हमारा वेक्टर बी डॉट ए अपॉन ए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ये हमारा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मैक्सिमम होगा जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। मैक्सिमम वैल्यू व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, तब डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। उसके बाद आता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। तो व्हेन क्रॉस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, बेसिक प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो हो गया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। इसके बाद आता है ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। इसका हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। क्या कोई इसको बता सकता है इसको और क्या बोलते हैं, क्या वॉल्यूम निकालना जो होता है उसको भी यही बोलता है, किसी का चीज़ का वॉल्यूम निकालना हो तो ए डॉट बी क्रॉस सी हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। हम ए डॉट बी क्रॉस सी को और क्या ले सकते हैं, अगर हमारा ये ए डॉट बी क्रॉस सी है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए। ये इक्वल होता है सी डॉट ए क्रॉस बी। इस
इस पे भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, मतलब आपको मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी दिया रहेगा, इसके इक्वल कौन सा और होगा, तो वो पता होना चाहिए कि इसके इक्वल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या देखा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हम देखेंगे ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट। ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट मतलब जो होता है, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट है वो 3 में करेंगे, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसकी वैल्यू क्या होगी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू। तो ये होती है हमारी वेक्टर बी ए डॉट सी माइनस सी फैक्टर ए डॉट बी। इस पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी आ गया है और ऑप्शन दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। ये हो गया ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट है। फोर वेक्टर प्रोडक्ट अगर निकालना हो तो 4 वेक्टर प्रोडक्ट। अगर आपको 4 वेक्टर प्रोडक्ट निकालना हो तो उसकी वैल्यू होती है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट सी क्रॉस वेक्टर डी इज इक्वल टू होता है ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी बी डॉट सी। ठीक है, सीजे क्लियर हो गया। यहाँ पे कुछ डाउट है तो फिर हमको बताइए, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। अगर आपके पास कोई वेक्टर दे दिया है, वो पूछे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बस आपके पास कोई वेक्टर दिया होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, कि मतलब दोनों एक पे डिपेंड कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट है, तो कैसे पता चलेगा। आपके पास 3 वेक्टर है, सपोज 3 वेक्टर है, 3 वेक्टर, तीनों वेक्टर अगर लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट, मतलब वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, तो कैसे निकालेंगे। तो वेयर वेक्टर ए इज इक्वल टू हमारा होगा ए एक्स आई कैप प्लस बी ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। सिमिलरली वेक्टर बी इज इक्वल टू होगा हमारा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। सी वेक्टर सी इज इक्वल टू हो जाएगा सी एक्स आई कैप सी वाई जे कैप सी जेड के कैप। तो हमको निकालना है क्या ये तीनों जो वेक्टर दिए वो लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, वो कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ से। ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड। अगर इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें, अगर इसका वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो है तो ये क्या होगा हमारा लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है देन इट इज़ नोन एज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि 3 वेक्टर दिए, तीनों वेक्टर क्या एक दूसरे से डिपेंड कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। बहुत तरह से तरीका है आपको लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट निकालने का, तो मैं इजी बता रही हूँ कि ये इजी होता है, कि मैं इसको यही सजेस्ट करूँगी कि ये बहुत ईजी तरीका है कि लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट निकालने के लिए। आपके पास 2-3 वेक्टर है वो दिया हुआ है, तो उसका आप क्या करिए डिटर्मिनेंट निकालिए, उससे पता चल जाता है कि क्या वो तीनों डिपेंडेंट है या फिर नहीं डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगा। यहाँ तक हमने थोड़ा बहुत वेक्टर देख लिया, वेक्टर का प्रोडक्ट देख लिया, ये सब देख लिया। अब कुछ कोऑर्डिनेट्स पे आए। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, कैसे चेंजेस करते हैं, कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में अगर हमको चेंजेस करना है तो उस पे आते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, स्केलर क्या होता है, ये पता होगा। ग्रेडियंट कैसे लिखते हैं, डाइवर्जेंस कैसे लिखते हैं, नहीं पता है तो उसको पहले देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं। पहले हम क्या देखेंगे, ग्रेडियंट, फिर हम क्या देखेंगे, डाइवर्जेंस, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, कर्ल। ठीक है, इन तीनों को देखेंगे, उसको चीज़ों को लिखते कैसे। तो ग्रेडियंट क्या होता है, ये होता है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। इस अगर हमको किसी का मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज निकालना है, रेट ऑफ चेंज, देन वी कैन कैलकुलेट इट्स ग्रेडियंट। ओके,
तो वो होता है हमारा मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। जैसे कितना पानी एक मतलब इतने मिनट में इतने रेट, इसका रेट क्या है, कितना पानी इतने टाइम में निकलेगा, तो वो हमारा क्या हो जाता है ग्रेडियंट। उसके बाद हमारा क्या आता है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है, हाउ मच वेक्टर स्प्रेड आउट, मतलब वेक्टर जो है वो कितना ज़्यादा चारों तरफ या फिर हर एक डायरेक्शन में कितना ज़्यादा फैल रहा है चारों तरफ में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस इज इक्वल टू होता है डेल डॉट ए इज इक्वल टू डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। फिर उसके बाद हम आता है कर्ल। कर्ल होता है यहाँ पे मतलब कि ये होता है हाउ मच, कितना ज़्यादा हमारा वेक्टर जो होता है कर्ल कर रहा है, किसके कहाँ पे कर्ल कर रहा है, अराउंड एनी एक्सिस, अराउंड गिवन पॉइंट, और अगर एक एक्सिस पे दिया है तो और एक्सिस कितना ज़्यादा कर्ल कर रहा है। तो ये हो गया डेल क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा आई जे के डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, नीचे ए एक्स ए वाई ए जेड। ठीक है, ये हो गया हमारा कर्ल। कर्ल कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं, तो उसको पहले देखते हैं। सपोज आपको निकालना है नॉर्मल वेक्टर एट पॉइंट पी, एक पॉइंट पी दिया हो पे आपको निकालना है नॉर्मल वेक्टर, तो क्या करेंगे उसका डाइवर्जेंस, उसका ग्रेडियंट निकालेंगे उस वेक्टर का उस पॉइंट पे पी। फिर आपको निकालना है, देखिए ये सब अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि नॉर्मल वेक्टर निकालना है इस पॉइंट पे, तो आप किसका यूज़ करेंगे, उस केस में आपको क्या निकालना होगा ग्रेडियंट। उसके बाद क्या है यूनिट, अगर आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है तब यूनिट नॉर्मल वेक्टर, अगर आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो कैसे होगा एन कैप इज इक्वल टू डेल डॉट एफ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल का एफ। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो हम निकालेंगे सपोज 5 मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डेल टी कॉस थीटा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब देखिए आपके पास दो यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, एक यूनिट वेक्टर 1 है, एक यूनिट वेक्टर हमारा n1 है, एक यूनिट वेक्टर n2 है। तो अगर पूछे इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, दो यूनिट वेक्टर है, या फिर आपके पास दे दिया कि वेक्टर a है एंड वेक्टर b है, इन दोनों की यूनिट वेक्टर के बीच में नॉर्मल क्या होगा। तो पहले वेक्टर a का हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, जैसे अभी फॉर्मूला बताया वहाँ से। वेक्टर b का यूनिट वेक्टर निकालेंगे n2। फिर इन दोनों के बीच में अगर हमको एंगल निकालना होगा तो n1 की वैल्यू क्या होगा, हम यूनिट वेक्टर निकालें तो ये क्या होगा डेल वेक्टर a अपॉन डेल वेक्टर a का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम n2 निकालें तो ये क्या होगा डेल वेक्टर b अपॉन डेल वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अगर हमको मैग्नीट्यूड एंगल निकालना है n1 डॉट n2 इज इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2 इंटू कॉस थीटा। ये क्या हो गया एंगल निकालने के लिए दो अगर वेक्टर दिया है तो उन दोनों के यूनिट वेक्टर के बीच में हमारा कितना एंगल होगा। वेक्टर दो वेक्टर दिया ए बी, उन दोनों के यूनिट वेक्टर जो होंगे उसके बीच में जो हमारा एंगल निकालना है वो हम कैसे निकालते हैं, वो क्या तरीका होता है हमारा एंगल निकालने के लिए दो वेक्टर के यूनिट वेक्टर के अंदर। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं, कैसे हम। इसके बाद आता है हमारा टेंजेंट लाइन होता है, टेंजेंट प्लेन होता है, उसका निकालने के लिए। तो अगर हम इक्वेशन निकालें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालना है तो वो हम कैसे निकालते हैं। तो वो होता है सपोज आपके पास पॉइंट दिया हुआ है x1 x2 x1 y1 और z1।
उस पर आपको निकालना है टेंजेंट प्लेन। तो पहले और एक फंक्शन दिया है एफ, एक वेक्टर दिया होगा, वेक्टर एफ दिया हुआ है और पॉइंट दिया x1 y1 और z1 पर निकालना है। इसका निकालना होगा x माइनस x1 डेल एफ डेल एक्स एट पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है, y माइनस y1 डेल एफ अपॉन डेल y एट पॉइंट पी प्लस z माइनस z1 एट डेल एफ अपॉन डेल z अपॉन पॉइंट p इज इक्वल टू 0। ऐसे निकालते हैं हम क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। ये फार्मूला पे क्वेश्चंस आया हुआ है, आपको पॉइंट दिया रहेगा, फंक्शन दिया रहेगा, आपको निकालना क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। तो बस क्वेश्चन में ही पूछता व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन और कैलकुलेट टेंजेंट प्लेन। तो कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कुछ बहुत घुमा के लैंग्वेज नहीं पूछा रहेगा कि आप कैलकुलेट करना है। तो आपको बस फार्मूला अप्लाई करना उस पॉइंट पे, उस फंक्शन को डेरिवेटिव निकालना है, फार्मूला पुट करना, बस ख़त्म। ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट आया है हमारा इक्वेशन ऑफ, अब जैसे यहाँ पर टेंजेंट प्लेन है, तो अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालें तो वो कैसे निकलता है। ये भी इजी फार्मूला बेस्ड है, कोई बहुत टफ नहीं है। हम निकालेंगे x माइनस x1, ये जो पॉइंट है, अपॉन में हो जाएगा डेल f अपॉन डेल x एट पॉइंट p, क्योंकि पॉइंट की लाइन के निकाल रहा है, x y माइनस y1 सिमिलरली डेल f अपॉन डेल y एट पॉइंट p इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन डेल f अपॉन डेल z एट पॉइंट p। तो ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन अलग होता है, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन जो होता है वो अलग होता है। दोनों को कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग डिफरेंट तरीका होता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। हमें डाइवर्जेंस लिखना देखा, तो डाइवर्जेंस अगर हमको लिखना समझ में आ गया तो डाइवर्जेंस की कुछ कंडीशंस होते हैं, वो हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ डाइवर्जेंस। फर्स्ट थिंग इज दैट इफ डेल डॉट ए, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज मीन्स, इस मीन्स दैट वेक्टर इज सोलेनॉइड वेक्टर। मीन्स वेक्टर क्या होगा, सोलेनॉइडल वेक्टर होगा। इस पे क्वेश्चन आता है, 4 वेक्टर आपको दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज अ सोलेनॉइडल वेक्टर। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा वेक्टर सोलेनॉइडल है। तो अगर उसका डाइवर्जेंस क्या हो गया, 0 हो गया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सोलेनॉइडल वेक्टर हो गया। जस्ट इन केस, जैसे हमारा ये पढ़ा हमने, यही डाइवर्जेंस जो थ्योरम था, हम इसमें देखें मैग्नेटोस्टैटिक्स में देखा होगा, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 होता है। मीन्स अगर डेल डॉट बी इज इक्वल टू नॉट 0 इफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देन दैट मीन्स फॉर नॉर्थ पोल एंड फॉर साउथ पोल। ठीक है, डाइवर्जेंस के कुछ थ्योरम, वो अभी हम उसको देखें, पहले हम कर्ल के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू, हमारा क्या होता है, इससे हम कर्ल निकालते हैं किसी एक वेक्टर का। अगर ये 0 हो जाए तो क्या होता है, दैट्स मीन्स ये क्या होगा, इरोटेशनल एंड कंजर्वेटिव फील्ड, irrotational vector and conservative field which is if a vector has a curl 0। अगर एक वेक्टर का कर्ल 0 हो जा रहा है, दैट मीन्स उस वेक्टर का क्या होगा, वो वेक्टर क्या होगा, इरोटेशनल वेक्टर और कंजर्वेटिव फील्ड। मीन्स अगर आपके पास कोई इक्वेशन दिया हुआ है, कोई फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ है किसी भी चीज़ का, तो आपसे पूछे कि यार ये कंजर्वेटिव फील्ड है या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, उस वेक्टर का हमको कर्ल कैलकुलेट करेंगे। अगर कर्ल 0 आ रहा है मीन्स वो वेक्टर क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड हो रहा है या फिर इरोटेशनल वेक्टर है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्ट पूछा गया है, जैसे डेल डॉट डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू, मीन्स इसको हम क्या रीड करेंगे, इट इज़ रीड एज डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज 0 होता है, इज ऑलवेज 0। ये स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन आया हुआ, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। एक और होता है हमारा डेल क्रॉस डेल एफ इज इक्वल टू 0, मीन्स इट इज़ रीड एज
कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज 0। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया। अगर हम ये इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू होती है हमारी डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर वेक्टर ए। इट इज़ नोन एज लैप्लासियन ऑपरेटर। आपको लैप्लासियन ऑपरेटर भी पता होना चाहिए, व्हाट इज लैप्लासियन ऑपरेटर। तो ये इस पे क्वेश्चन आया है कि 4 आपको इक्वेशन दे दिया, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब अलग अलग टाइप से डेल क्रॉस डेल ये दिया होगा, यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, इसको उल्टा करके लिखा होगा, किसी कुछ आगे पीछे लिख दिया होगा, कुछ गलत लिखा होगा। तो आपको करेक्ट ऑप्शन भी चेक करने के लिए भी एग्जाम में आए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चन को देखकर। ठीक है, अगर हम डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं, सपोज डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर n इंटू वैक्टर आर इज इक्वल टू n+3 आर के पावर n। फिर उसके बाद होता है डेल डॉट आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद डेल डॉट वेक्टर आर डॉट वेक्टर एफ, और यहाँ पे वेक्टर आर हाँ इज इक्वल टू हो जाएगा 4r डॉट एफ। ये बहुत लंबे लंबे डिराइवेशन, तो इसको कैलकुलेट करना होता है, लंबा लंबा कैलकुलेट करेंगे। तो आपकी अगर आपको नहीं आ रहा तो आप वहाँ पे कैलकुलेट करिए। लेकिन अगर कुछ रिजल्ट फिक्स्ड हैं, वैल्यू फिक्स्ड हैं, और इस रिजल्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया तो उस रिजल्ट को ही हम ध्यान में रख लेंगे, उस रिजल्ट का हम यूज़ कर लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि इस पर डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, स्केलर वेक्टर डाइवर्जेंस का ये बहुत देख लिया। अब हम देखेंगे कुछ एक और पॉइंट, एक मिनट। ये होता है डेल क्रॉस वेक्टर आर के पावर n इंटू वेक्टर आर इज इक्वल टू 0। और अगर यहीं पे ये चीज़ जो है इस फॉर्मूले में, अगर हम यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इसका कर्ल ले लें तो ये वैल्यू आ जाती है 2 वेक्टर f। फिर एक और फॉर्मूला है डेल क्रॉस वेक्टर ए आर डॉट एफ इंटू वेक्टर आर इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटू रहेगा, यहाँ पे कर्ल नहीं है, ये हो जाएगा f क्रॉस r। सेम वही चीज़ें हैं, सेम वही कंडीशन, सेम वही जिसका यूज़ करके हमने डाइवर्जेंस निकाला, जिसका यूज़ करके हम कर्ल निकालेंगे तो वैल्यू क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। r के पावर r और r वेक्टर r का हम निकाल रहे हैं, तो जब डाइवर्जेंस निकाला है तो वैल्यू कुछ और आ रही है, जब उसको कर्ल निकाला है तो 0 आ जा रहा है। r क्रॉस f अगर हम डाइवर्जेंस निकालें तो 0 आ जा रहा है, उसको कर्ल निकाला है तो 2f आ जा रहा है। ये कुछ कुछ तरीका है जो आपको पता होना चाहिए कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी हमारा क्या बचा है, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हमें बचा, अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें तो कैसे हम कोऑर्डिनेट को चेंज करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का। जैसे हमारा पोजीशन दिया होता है, लाइन एलिमेंट दिया होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर पहले देखते हैं, फिर अलग अलग कोऑर्डिनेट का चेंजेस देख लेंगे। पहले हमारा देखेंगे क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमारा पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर हम पोजीशन देखें, लाइन देखें, लाइन क्या, लाइन एलिमेंट तो कैसे डिनोट करते हैं, वेक्टर r इज इक्वल टू होता है हमारा x i कैप y जेड जे कैप प्लस जेड के कैप। लाइन एलिमेंट क्या होगा, डी आर इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। और अगर हम वॉल्यूम एलिमेंट निकालें, वॉल्यूम एलिमेंट ये होता है हमारा डी वी इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड। सरफेस एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट डिपेंड करता है कि कौन सा, जैसे सरफेस एलिमेंट निकालना होता है तो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर आपका जेड क्या है, कांस्टेंट है, तो इन दैट केस डी एस एक्स वाई क्या होगा, डी एक्स डी वाई, और किस डायरेक्शन में जाएगा ये के क्या है, क्योंकि जो कांस्टेंट होगा उसी में हमारा क्या होगा, डायरेक्शन होगा। सिमिलरली अगर हम वाई जेड देखें तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाई डी जेड, और किस डायरेक्शन में होगा, आई डायरेक्शन में। मीन्स यहाँ पे क्या है,
एक्स क्या है, कांस्टेंट होगा। फिर अगर हम डी एक्स वाई देखें, एक्स जेड लिखें और फिर जेड एक्स लिखें, तो डी एक्स डी जेड, और किस डायरेक्शन में जाएगा हमारा, जे डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे वाई क्या है, कांस्टेंट है। तो ये सरफेस एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट, लाइन एलिमेंट, पोजीशन, ये किसके लिए हम देखना, हमने देखा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम वेलोसिटी देखें, एक्सेलरेशन देखें, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देखें किसके लिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए। वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर v इज इक्वल टू जगह वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, और एक्सेलरेशन क्या होगा, वेक्टर a इज इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट होता है, अपना पोलर कोऑर्डिनेट होता है, फिर कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होता है। तो ये सब कोऑर्डिनेट में कन्वर्जन होता है, वो देखेंगे। तो ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम का कन्वर्जन इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम पर। अगर आपने नहीं रिवीजन किया है तो रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि अभी हमको बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जो देखना है, बहुत सारा चीज़ें ऐसा है जिसको हमको कवर करना है। जैसे हमारा मैट्रिसेस होता है, मैट्रिसेस से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा गया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है, और फिर कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो सब क्वेश्चंस भी देखना है। तो इसको जल्दी से कवर करके हम चलेंगे, इसको हम जल्दी से कवर करके चलते हैं मैट्रिसेस पे, फिर कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल देखते हैं, क्योंकि फिर टाइम नहीं बचेगा हमारे पास। क्या हमारा पहला क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, एक एक स्लाइड में सब खत्म करेंगे। एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू पुट करते हैं आर साइन थीटा इक्वेशंस में। देन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स वाई बाई एक्स एंड आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो हमने लाइन एलिमेंट देखा, वॉल्यूम एलिमेंट देखा, उस सारे में क्या करेंगे, एक्स और थीटा की वैल्यू बस पुट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमारा आता है पोलर के बाद होता है हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं हम हमारे क्या क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, आर थीटा फाई। यहाँ पे क्या होगा, आर थीटा। ये भी पता होना चाहिए कि इस कोऑर्डिनेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कि किस कोऑर्डिनेट में हम किसको क्या लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लेंगे, अगर हम यहाँ पे x लें, y लें और अगर z लें, तो x इज इक्वल टू लिखते हैं हम r साइन थीटा कॉस फाई एंड y इज इक्वल टू r साइन थीटा साइन फाई। z इज इक्वल टू होता है r कॉस थीटा। ठीक है, अगर हमको इसमें थीटा निकालना हो, फाई निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, थीटा और फाई का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो वेक्टर अगर हमको आर निकालना, आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, एंड टैन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड। उसके बाद टैन फाई अगर हमको कैलकुलेट करना है, तो टैन फाई इज इक्वल टू हो जाता है हमारा वाई बाई एक्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, वो भी देख लेते हैं उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमारा क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा रो कॉस फाइव, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा रो साइन फाइव एंड जेड इज इक्वल टू जेड। तो यहाँ पे कौन से कोऑर्डिनेट होता है, रो फाइव जेड, कहीं कि ये आर फाइव जेड भी होता है। ठीक है, और इसमें अगर हमको कन्वर्जन करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बता दिया। अगर हमको फाइव इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स वाई बाई एक्स होता है, एंड रो इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, कि अगर अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम को कन्वर्जन कैसे करते हैं अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बता दिया है। फिर अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल कैसे लिखते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी पता होना चाहिए। हो गया, कि अभी मुझे लगता है लगभग तो हो ही गया है।
और कुछ और तो बचा नहीं है, तो मैट्रिक्स में चलते हैं क्योंकि अभी हमको बहुत सारी चीज़ें कवर करना है। उसके कवर करने से पहले हमको ये देखते हैं, कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कुछ फंडामेंटल थ्योरम है उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल थ्योरम से क्वेश्चंस बहुत आए हैं, जैसे पहला है स्टोक्स थ्योरम। क्या होता है स्टोक्स थ्योरम? क्या मतलब डिनोट करता है, लिखते कैसे है स्टोक्स थ्योरम? वो स्टोक्स थ्योरम क्या होता है? स्टोक्स थ्योरम का यूज़ करते हैं कन्वर्ट करने के लिए। क्या कन्वर्ट करने के लिए? कन्वर्ट लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल। अगर हमको कन्वर्ट करना है लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल तो हम क्या यूज़ करेंगे? स्टोक्स थ्योरम। उसके बाद हमारा क्या आता है, लिखते कैसे हैं? फॉर्मूला वेक्टर ए डॉट डी एल इज इक्वल टू, फॉर्मूला से दिख रहा है कि ये हमारा लाइन इंटीग्रल होता है और ये हमारा क्या हो गया? सरफेस इंटीग्रल। तो ये हो गया हमारा स्टोक्स थ्योरम। इसके बाद आता है हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कभी कभी पता आपका क्वेश्चन में क्या आएगा कि विच थ्योरम इज यूज टू कन्वर्ट लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल, या फिर स्टोक्स थ्योरम इज यूज फॉर, ऐसे क्वेश्चन आए। न्यूमेरिकल तो छोड़ ही दीजिए, न्यूमेरिकल तो हम बात ही नहीं कर रहे, डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आए, उसको आपके पास ऑप्शंस होंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है हमारा? ये करते हैं हम कन्वर्ट सरफेस इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल से अगर हमको वॉल्यूम इंटीग्रल कन्वर्ट करना है तो हम ये यूज़ करते हैं वेक्टर ए डॉट डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डेल डॉट ए इंटू डी वी। ये क्या होता है? हम सरफेस इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट करेंगे? वॉल्यूम इंटीग्रल में। ये किसका यूज़ करते हैं? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो क्या? एक होता है हमारा ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम में हमारा होता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ फाई डी एक्स प्लस फाई डी वाई इज इक्वल टू होता है हमारा डबल इंटीग्रल डेल साई बाई डेल एक्स माइनस डेल फाई बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई। ये ग्रीन्स थ्योरम होता है। ग्रीन्स थ्योरम लिखते कैसे हैं? जैसे इतने थ्योरम देखा वैसे इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। मतलब हमने वेक्टर पढ़ लिया, थ्योरम्स पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ लिए हैं, देख लिए, मतलब रिवीजन कर लिए, पढ़े नहीं है, रिवीजन किए हैं। तो अब हम किस पे जाते हैं? थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं मैट्रिसेस, क्योंकि मैट्रिसेस से बहुत सारा क्वेश्चन आया है कि हमको मैट्रिसेस का हमको निकालना हो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, तो हम कैसे निकालते हैं, तो वो देख लेते हैं। पहली बात, मैट्रिसेस लिखते कैसे हैं? वेक्टर ए इज इक्वल टू ए बी सी या डी। अगर हमको उसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ए डी माइनस बी सी। ठीक है, ये हमारा हो गया डिटर्मिनेंट की, पता है आपको, मतलब सबको पता होगा। अगर मैट्रिसेस थोड़ा बहुत बेसिक भी जान रहे हैं तो भी आपको क्लास 12 तक भी मैट्रिसेस में बहुत कुछ जान जाते हैं, अगर आपने 12th मैथ से पास आउट किया है तो। ठीक है, ऑफकोर्स मैथ से किया हो तभी तो आज आप से फिजिक्स करना चाह रहे हैं। ठीक है, कि बेसिक होता है। अब हमको लिखना है कि m क्रॉस n है, यहाँ पर अगर हम ये हमारा m क्रॉस n है तो वेयर m दिखा रहा है नंबर ऑफ रोज एंड n दिखा रहा है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, ये होता है हमारा। और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स का? ये अगर ए बी सी डी है और यहाँ पे m क्रॉस n है, दूसरा मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? जो भी है p q r s, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा? ये n क्रॉस s होना चाहिए, ये और ये, इसका नंबर ऑफ रो, इसका नंबर ऑफ इसका नंबर ऑफ, एक मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम होगा तभी क्या होता है? वो मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, समझ में आया कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ठीक है, अब फिर हम अगर हमको आइगन वैल्यू निकालना है तो कौन सा इक्वेशन लिखते हैं? ए इज माइनस लैम्डा आई
इज इक्वल टू 0, फिर लैम्डा में वैल्यू पुट कर लैम्डा निकालते हैं, आइगन वैल्यू निकालेंगे। आपका बेसिकली आइगन वैल्यू पे ज़्यादा होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ट्रेस। क्या होता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस। ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे तो ये होता है हमारा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो वो हमारा होता था ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस हो जाता है, ठीक है सब। और अगर आइगन वैल्यू मान ली सपोज एक मैट्रिक्स है, उसका आइगन वैल्यू λ1 है, λ2 है, λ3 है, तो अगर हमको आइगन वैल्यू वो ट्रेस निकालना है तो ट्रेस निकालने के लिए क्या करेंगे? λ1, λ2, λ3 ट्रेस ऐसे निकलेगा। अगर हमारे पास 3 आइगन वैल्यू है तो अगर हमको निकालना हो डिटरमिनेंट तो हम कैसे निकालेंगे? λ1, λ2, λ3। मीन्स आपके पास अगर 3 आइगन वैल्यू दिया हुआ तो आप उससे डिटर्मिनेंट और ट्रेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर बस हमको आइगन वैल्यू दिया हुआ है तो उसकी हेल्प से आप कैसे निकाल सकते हैं आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ठीक है। ट्रेस हो गया और हमारा डिटर्मिनेंट हो गया, आइगन वैल्यू हो गया। और इसके बाद हमारा क्या है? अलग अलग तरह के मैट्रिक्सेस होता है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है। जैसे हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है, उसका मतलब कुछ क्राइटेरिया होता है वो पता होना चाहिए। अगर हर्मिश एक मैट्रिक्स ए है तो अगर हर्मिशियन कब होगा? ए डैगर इज इक्वल टू ए आ रहा है तो वो क्या हो गया? हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। और अगर ए डैगर इज इक्वल टू माइनस ए आ गया तो ये क्या होगा? हमारा स्क्यू हर्मिशियन। दूसरा तरीका क्या देखने के लिए? इसका डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। किसके लिए? नहीं सॉरी, ऑलवेज क्या होगा? रियल होता है। किसके लिए? हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए हमारा जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है वो हमेशा क्या होता है? रियल होता है। ये किसके लिए हो गया? हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए हो गया। इसके बाद आता है हमारा स्क्यू हर्मिशियन। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो वेक्टर ए का अगर हम ट्रांसपोज लें तो वेक्टर ए आ जाए तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर उसका ट्रांसपोज लें और माइनस ए आ जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। और डैगर और ट्रांसपोज क्या होता है? तो अगर हम ए डैगर को देखें तो ये क्या हो जाता है? हमारा ए डैगर लिखते कैसे हैं? क्योंकि डैगर और ट्रांसपोज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर ये डैगर है हमारा, ए डैगर इज इक्वल टू होता है, पहले उसका कॉन्जुगेट लेंगे फिर उसके बाद उसको ट्रांसपोज करेंगे। मीन्स इसमें आई की वैल्यू हो गई तो हम आप क्या करते हैं? डैगर कैलकुलेट करेंगे। आई का इमेजिनरी वैल्यू उसका वो कॉन्जुगेट लेंगे तो आई है तो माइनस आई हो जाएगा, 2 प्लस आई है तो 2 माइनस आई हो जाएगा उसको कॉन्जुगेट, तो वैसा लेते हैं तब के लिए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। बेसिकली हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन जो डिस्कस करना था मुझे मेनली वो डिस्कस हो गया, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स या फिर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। व्हाट इज़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? तो मान लीजिए कोई 2 मैट्रिक्स है एम, और एम का अगर हम ट्रांसपोज लें और एम ट्रांसपोज एम लें तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमेशा क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी होना चाहिए, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया। इसके बाद आता है हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स। सिंपली ये भी होता है, लेकिन ये किसके लिए होता है? अगर कोई हर्मिशियन और एंटी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसके लिए होगा। तो एम और एम डैगर ले या फिर एम डैगर और एम ले तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमेशा आइडेंटिटी आना चाहिए। तो वो मैट्रिक्स क्या होगा? हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिटर्मिनेंट जो होता है यूनिटरी मैट्रिक्स का वो हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देखें तो ये +-1 होना चाहिए। ये किसके लिए है? ऑर्थोगोनल के लिए है। ये किसके लिए? यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए। दोनों के लिए अलग अलग केस है। यहाँ तक मैक्सिमम हमने कवर कर लिया है। क्या क्या कवर कर लिया हमने? मैट्रिसेस हो गया। आइगन वैल्यू देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए आइगन वैल्यू अगर दिया हुआ है हमारा, अलग अलग किसके लिए आइगन वैल्यू होता है?
तो ट्रेस और डिटर्मिनेंट ने बता दिया है। सपोज एक मैट्रिक्स एम है जिसकी आइगन वैल्यू लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 है। 3x3 मैट्रिक्स है, 3 आइगन वैल्यू है। तो हमारा क्या होगा, अगर एक मैट्रिक्स में हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका आइगन वैल्यू कैसे चेंज होगा, तो के लैम्डा 1, के लैम्डा 2, के लैम्डा 3। और एक मैट्रिक्स में अगर हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस केस में अगर एक मैट्रिक्स का हम कुछ स्क्वायर कर रहे हैं, एन की पावर कुछ कर रहे हैं, मतलब मैट्रिक्स में हम स्क्वायर कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, मतलब उसको पावर में कुछ कर रहे हैं, तो लैम्डा हमारा कैसे चेंज होगा, तो लैम्डा हम चेंज हो जाएगा लैम्डा की पावर n, लैम्डा 2 की पावर n, लैम्डा 3 की पावर n, मतलब n की जगह कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4 जितने टाइम्स आपका मैट्रिक्स के पावर हो रहा है उतने पावर में आपका आइगन वैल्यू भी पावर में चेंज होगा। ठीक है, अगर हम मैट्रिक का इन्वर्स ले रहे हैं तो हमारा जो आइगन वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगा, 1/λ1 हो जाएगा, 1/λ2 हो जाएगा, 1/λ3 हो जाएगा। क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि एक मैट्रिक्स का उसका आइगन वैल्यू है 2, 3, 4, तो अगर हम m स्क्वायर कर दे रहे हैं, मैट्रिक्स का स्क्वायर कर रहे हैं तो आइगन वैल्यू हमारा कैसे चेंज होगा, या फिर 4m कर दे रहा है तो हमारा आइगन वैल्यू कैसे चेंज होगा। तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम ये कर दें e की पावर m कर दे रहा है तो आइगन वैल्यू हमारा कैसे चेंज होगा, e की पावर लैम्डा 1, e की पावर लैम्डा 2 एंड e की पावर लैम्डा 3। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया। ट्रेस कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं बता दिया हमने। डायगोनल मैट्रिक्स पता होना चाहिए जिसमें बस डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट हो, हमारा क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो अब हमको लगता है न्यूमेरिकल पे आना चाहिए। अभी हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा ऐसे करते रह जाएंगे तो फिर हमारा टाइम चला जाएगा। क्वेश्चन करेंगे तो फिर हम कॉन्सेप्ट देख लेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पे चलते हैं। अगर आपने अभी भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और आपकी पहचान में कोई है जो CUT PG के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसको वीडियो जरूर शेयर करिए। न्यूमेरिकल देखते हैं हम। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू, हमारा पहले पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। किस केस के लिए पूछा गया है कि अगर एक वेक्टर इज़ नॉट चेंज इफ़ इट इज़, एक वेक्टर नहीं चेंज होगा कब, अगर एक वेक्टर दिया हुआ है कब नहीं चेंज होगा। रोटेट थ्रू एन आर्बिट्री एंगल, क्रॉस मल्टीपल बाय यूनिट वेक्टर, मल्टीप्लाइड बाय एन आर्बिट्री स्केलर, मूव पैरेलल टू इटसेल्फ। मतलब दो वेक्टर नहीं चेंज होगा जब वो पैरेलल होगा, खुद से पैरेलल होगा तो वैल्यू क्या होगा, नहीं चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम अलाउ अस टू पुट रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। अभी बताया हमने आपको सारा थ्योरम कि कौन सा थ्योरम कब के लिए होता है। तो हमको पता है ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट हमने देखा है, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट देखा है हमने, ग्रीन्स थ्योरम देखा है हमने, स्टोक्स थ्योरम देखा। तो स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल होता है। और गॉस थ्योरम हमारा क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में हम चेंज करते हैं तो उसके लिए आता है। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि इंटीग्रल चेंज करने के लिए या फिर चीज़। अब यह है डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं डिस्कस किया, पर कोई बात नहीं, हम न्यूमेरिकल करके हम देख लेंगे कि इनको डिफरेंशियल इक्वेशन करना क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। अगर हम चारों साइड से x की पावर 4 से डिवाइड कर दें, मतलब इधर भी x पे पावर 4, इस x पे पावर 4, दोनों साइड में x की पावर से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे क्या आएगा, dy/dx आएगा। यहाँ क्या होगा, y/x आएगा, माइनस इज इक्वल टू माइनस 1/x की पावर 4 sec xy। यहाँ तक चीज़ें क्लियर कि हमने क्यों डिवाइड किया है, क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्या किया है, ये चीज़ें क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा किस फॉर्म में इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा किस फॉर्म में है वो देखते हैं पहले। अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, x dy/dx प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1/x की पावर 3 sec xy। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को अरेंज करें तो हम कैसे लिख सकते हैं। अगर हम एक v इज इक्वल टू लिख दें xy, तो अगर हम dv/dx करें तो पहला क्या आएगा, y प्लस x dy/dx। तो हम इसकी जगह dv/dx लिख सकते हैं, और जहाँ xy वहाँ पे v लिखते हैं। बस हम इतना करेंगे, बस बेसिक इतना करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, dv/dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस sec v अपॉन एक्स क्यूब। अब dv/sec v करें। बहुत तरीका है इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एग्जाम में किस तरह करेंगे। वहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कौन सा स्टेप कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, आपको आपका आंसर सही आना चाहिए। इसको क्या लिखेंगे, cos v dv इज इक्वल टू माइनस x की पावर -3 dx।
अगर हम दोनों साइड से इंटीग्रेट कर दें इसको, तो कॉस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन बी हो जाएगा। माइनस एक्स क्यूब का अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे माइनस तो पहले से ही है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर -2 अपॉन -2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2x² प्लस हमारा c हो जाएगा। और अगर हम v की जगह हम एक्स वाई लिख दें तो साइन उसके बाद एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2x² प्लस c। क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमारा दिख रहा है, साइन एक्स वाई जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ उसमें साइन एक्स वाई, सब में साइन एक्स वाई, ओके। इधर 1/2x², 1/2y², तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, क्योंकि हमारा कितना आया 1/2x² आया, y² आया ही नहीं है, x बस आया नहीं है, y आया नहीं है। तो आप ऐसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कर सकते हैं, आप अलग अलग फार्मूला पढ़ सकते हैं, उस तरह से कर सकते हैं। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा है, उस फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आप कैसे क्वेश्चन अटेंड करें, वहाँ पे ये बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा कि आपने ऐसे कैलकुलेट किया तो नंबर कट जाएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में ये नहीं बोलेगा कि आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि आप बोर्ड का एग्ज़ाम या फिर ग्रेजुएशन आप पीजी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। मतलब ग्रेजुएशन का जो हमारा एग्ज़ाम होता है सेमेस्टर वाइज, उस टाइप का हम एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, हमको आइगन वैल्यू निकालना है। इस मैट्रिक्स का हमको आइगन वैल्यू निकालना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस लैम्डा आई करें, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस लैम्डा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस लैम्डा। इसको जब सॉल्व करें तो ये क्या होगा, कॉस थीटा माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, माइनस पहले माइनस है, फिर यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा कॉस थीटा, ये क्या होगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको ये पता होना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इसका और इसका प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तुम्हारा इक्वेशन कैसा बन जाएगा, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा कॉस थीटा प्लस 1। आप इसको सॉल्व करेंगे, हमारा इक्वेशन आएगा, मतलब इक्वेशन हमारा मैट्रिक्स का आएगा। अब हमको पता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। तो b की जगह हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2 cos थीटा, मतलब किस में, माइनस में। a की जगह हमारा क्या है 1, c की जगह हमारा क्या है 1। बस वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे पहले से माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा 2 cos थीटा प्लस माइनस अंडर क्या होगा 4 cos² थीटा, यहाँ पे -4 हो जाएगा। a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1, इसकी वजह से नीचे क्या होगा 2। अगर 2 cos थीटा यहाँ पे है प्लस माइनस, अगर हम 4 को बाहर निकलें तो यहाँ पर क्या होगा 2 √cos² थीटा -1 अपॉन 2। अगर 2 हम कैंसिल कर लें तो हमारा क्या बचेगा, अगर हम ऊपर से 2 कैंसिल कर लें तो हमारा बचेगा ऊपर लैम्डा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस माइनस, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस, हमको ये पता है 1 - cos² थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर उल्टा है तो यहाँ पे -i साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में आ जाएगा हमारा √-1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 क्या होगा कैंसिल हो गया। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लिख सकते हैं e की पावर +- आई थीटा, ठीक है। ये हमने कॉम्प्लेक्स में ये सब चीज़ें पढ़ा है। तो e की पावर +- आई थीटा, थीटा/2 है, 3 थीटा है, 2 थीटा मतलब आई थीटा। तो आप ऐसे भी एग्जाम को इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन हर्मिशियन मैट्रिक्स, हमारा क्या बोला है कि कौन सा हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, पहला तो क्वेश्चन ये है। तो अगर हमको ये देखना है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, हमने आपको बताया कि हर्मिशियन मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए डैगर होना चाहिए। अगर हम ए डैगर कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, मतलब ए डैगर होगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, डायगोनल एलिमेंट स्केलर होना चाहिए, स्केलर नंबर या फिर मस्ट बी रियल होना चाहिए।
तो देखिए आप ऐसे एक एक मैट्रिक्स का ए डायगर निकालिए, कैलकुलेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास टाइम क्या है, बहुत कम होता है, ये भी सोचना होगा। तो जिसमें क्या है, इसमें इमेजिनरी डायगोनल एलिमेंट है, इसमें भी इमेजिनरी डायगोनल एलिमेंट है। तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही गया, बचा हमारा 2 ऑप्शन। अब हम 2 ऑप्शन के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अगर हम पहला का निकालें, अगर एक ऑप्शन नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन ऑब्वियसली सही होगा। तो हम पहले का अगर हम डैगर करें तो क्या होगा, पहले का अगर हम डैगर कर रहे हैं तो ये पहले क्या होगा, 0 ट्रांसपोज होगा पहले। यहाँ पे पहले इसका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालेंगे तो -i हो जाएगा, यहाँ पे -i, यहाँ पे 0। अब हम इसका ट्रांसपोज लें तो ये क्या होगा, 0 i 0, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो ये हमारा हर्मिशन नहीं है। तो बचा वो ऑप्शन कौन सा है, बी है, तो बी हर्मिशन होगा। आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो ऑप्शन डी हो गया। तो ये तरीका क्या होता है ऑप्शन एलिमिनेट करने का। अब आप बस ये फॉर्मूला पढ़े होंगे कि ए इज इक्वल टू ए डायगर, तो आप चारे को कैलकुलेट करेंगे, फिर आपका टाइम जाएगा। चलिए अच्छी बात है, पहला नहीं दूसरा ऑप्शन मिल गया। कहीं एग्जाम में 4th ऑप्शन दिया हो तब आप क्या करेंगे, आपका टाइम भी तो जाएगा। तो ये भी तरीका पता होना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होगा, स्केलर होगा या फिर रियल होगा। ठीक है, स्केलर का मतलब वही होगा कि मस्ट बी रियल, तो उस पर भी पता होना चाहिए। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है। ठीक है, तो ये भी जान लीजिए। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू हमेशा हमारा होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया। ये किसके लिए होता है, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ लिया तो ये होता है हमारा इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। ये हो गया हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए। ये हो गया हमारा इनवॉलंटरी मैट्रिक्स हो गया। ये हो गया हमारा स्क्यू हर्मिशन, स्क्यू सिमेट्रिक हर्मिशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है ट्रांसपोज निकाला है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए जो है वो हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया। ऑप्शन नंबर सी आइडेम्पोटेंट, ऑप्शन नंबर डी इनवॉल्यूमेंट्री, ऑप्शन बी स्क्यू सिमेट्रिक, ऑप्शन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो तीनों का चारों का मतलब ऑप्शन से भी हम मान लीजिए इस बार पूछ लिया आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, अगली बार इन्वॉलेंट्री पूछ सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक पूछ सकता है, स्क्यू हर्मिशन पूछ सकता है। बस आपको कंडीशन देके पूछ लिया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आते हैं। नेक्स्ट क्या है, डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, रोटेशनल होगा, सोलेनोइडल होगा, रोटेशनल सोलेनोइडल। तो ये क्या होता है हमारा रोटेशनल मैट्रिक्स होता है। हमने जब कर्ल के बारे में पढ़ा था तभी देखा था तो डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू 0 है, तो वो हमारा रोटेशनल होगा। और सोलेनोइडल के लिए होने के लिए क्या होगा, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब डेल डॉट ए इज इक्वल टू हमारा 0 होना चाहिए। फॉर रूट आई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर, अगर हमको रूट आई है इसके लिए रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। जैसे अंडर रूट आई है तो इसके लिए रियल पार्ट क्या होगा और इसके लिए इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। अगर हम रूट आई देखें तो रूट आई हमको सिंपल पता है, ई की पावर आई थीटा है, तो इसको क्या होगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसके लिए हमेशा रियल पार्ट क्या है कॉस थीटा और इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा, ये हमारा क्या रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो लिखा है कि इमेजिनरी पार्ट आर कोसाइन, ये गलत, रियल पार्ट आर साइन फंक्शन। ठीक है, ये गलत। रूट आई के लिए अंडर रूट आई की वैल्यू है, अंडर रूट आई की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट आई की वैल्यू हमारा क्या होता है, ये पता होना चाहिए। तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर, तो और बोथ पी एंड सी आर करेक्ट, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए रियल पार्ट इज कोसाइन फंक्शन होगा। रियल पार्ट का भी साइन नहीं होगा, हमारा साइन क्या होता है इमेजिनरी पार्ट होता है, तो ये भी पता होना चाहिए। अब देखिए अब रूट आई दिखा है, हम रूट आई के लिए पर्टिकुलर समझेंगे तो हमको बेसिक पता है ई की पावर आई थीटा में हमको 2 पार्ट में डिवाइड होता है, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। तो साइन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो कॉस क्या होता है हमारा रियल पार्ट होता है, साइन क्या होता है इमेजिनरी पार्ट होता है, उस पर भी डिपेंड करता है। ये हमारा क्या है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अगर हमको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है किसका, समेशन जेड की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, तो इसका वैल्यू निकाल लूँगा। तो कोफिशिएंट हमारा क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन फैक्टोरियल है, तो हमको निकालना है कन्वर्जेंस। तो आर इज इक्वल टू क्या होता है लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए के पावर एन अपॉन ए एन प्लस 1।
ये मॉड होता है, इज इक्वल टू हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ए एन की वैल्यू क्या 1/n फैक्टोरियल और n+1 की वैल्यू क्या 1/n+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब उसको रेसिप्रोकल ले लो तो ये क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n+1 का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे n क्या हो रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, तो अगर मान लीजिए n की वैल्यू हम ये कर रहे हैं कि n अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट के थ्रू, तो ये पूरी r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी अप्रोच करेगी इनफाइनाइट की वैल्यू। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल टू हमारा इनफाइनाइट। ये मतलब इस इक्वेशन से मैं पता कर रही हूँ, हम ऐसे हवा में नहीं बोल रहे। अगर हम n की वैल्यू इनफाइनाइट करते हैं, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, उसको डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट से तो भी क्या आएगा, हमारा इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है। टू वैक्टर्स a एंड b आर परपेंडिकुलर। अगर आपके पास दो वेक्टर दिया है, दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है एक दूसरे से, देन उसके लिए हमारा क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ए और बी के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री होता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, पहले हम सारे का लिख लें, ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी की इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, ए बी साइन थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री है तो ये क्या आएगा, हमारा ए बी आएगा। अगर थीटा 90 डिग्री है तो ये आएगा 0 होगा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 नहीं, यहाँ पर ए और बी की तो कोई वैल्यू ही नहीं दी है। ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 नहीं, ए क्रॉस बी होगा 0 नहीं, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अगर ए और बी की कुछ वैल्यू होती या फिर यूनिट वेक्टर दिया होता तो समझ में भी आता कि मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे बस बोला ए और बी दो वेक्टर है, ए बी की कोई वैल्यू नहीं दी है, इस वजह से 1 ऑप्शन नहीं होगा। बाकी दो तो आपको पता ही है क्यों नहीं होगा, 1 0। अब आपको ये लगा मैम ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्या ऐसे एग्जाम में आते हैं? हाँ, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं आते, छोटे छोटे इजी क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। यहाँ क्या द प्लेन ये एंड दिस, इसके बारे में इसका अलग अलग क्वेश्चन दिया गया। पैरेलल टू ईच अदर है, इंटरसेक्टिंग ईच अदर है, इंटरसेक्टिंग एंगल दिया हुआ है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पहले तो हम उसका प्लेन का इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, सपोज वेक्टर ए है हमारा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। पहले पॉइंट से वेक्टर बी जो है वो हमारा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डॉट मतलब इन दोनों का क्या करेंगे कि दोनों पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, ये कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर हम इसमें देखें, अगर हम वेक्टर ए में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वेक्टर ए में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 2i कैप 2j कैप प्लस 2 4k कैप। तो क्या दिखा रहा है कि वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 ऑफ वेक्टर ए है, क्या ऐसा दिखा रहा है? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई कि कैसे हम बताएं कि ये चीज़ होगा। तो मीन्स अगर ये दोनों ऐसे हैं तो इन दोनों की ना ही ये परपेंडिकुलर होगा ना ही दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ये क्या होगा, पैरेलल टू ईच अदर होगा, क्योंकि ये किसका के मल्टीपल है, कुछ एक मल्टीपल है। तो दोनों वेक्टर जो होते हैं पैरेलल होते हैं, तो अगर कुछ मल्टीपल में होगा तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल होगा। ठीक है, अगर आप इसका परपेंडिकुलर निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके भी निकालेंगे तो कोई एंगल नहीं आएगा। ठीक है, अब देखें एक और स्टेटमेंट आ गया हमारे जो थ्योरम थे, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम अलाउ अस टू कन्वर्ट लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल। ब्लॉच थ्योरम नहीं होता है, ग्रीन्स थ्योरम भी नहीं होता, गॉस थ्योरम क्या होता है, सरफेस टू वॉल्यूम जाता है, और हमारा लाइन टू सरफेस जाता है, वो हमारा स्टोक्स थ्योरम से जाता है। समझ में आ गया? देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट द आइगन फंक्शंस ऑपरेटर ऑफ डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर। मतलब आइगन फंक्शन इक्वेशन क्या होता है, इसका मतलब ये क्या होता है, अगर एक आइगन फंक्शन एफ एक्स पे लग रहा है तो लैम्डा एक आइगन वैल्यू आएगा, फिर दोबारा वही फंक्शन वापस आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, cos x cos 4x 5x स्क्वायर e⁻⁵x। मतलब हमारे फंक्शंस ये हैं। तो अगर हम फंक्शन पहले sin 3x लिख रहे हैं तो बाद में भी क्या होना चाहिए, sin 3x होना चाहिए। पहले cos 4x लिख रहे हैं तब भी वही आना चाहिए। तो इसके लिए हमको सिंपल क्या करना पड़ेगा, सारे को लेकर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि क्या वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट दिया हुआ है, ध्यान रखना है, क्योंकि हम कैलकुलेट करेंगे और हमको हमेशा आता है कि जो ऑप्शन सही होगा, मतलब कैलकुलेट करने पर जो आंसर सही आ रहा है वही टिक हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे जो गलत होना चाहिए उसको ऑप्शन टिक करना है। तो पहले हम पहला निकालें, डेल स्क्वायर एक्स साइन 3x।
देखिए बहुत इजी तरीका है। यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, 2 टाइम्स में, एक बार डिफ्रेंशिएट करना फिर दोबारा भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हमको पता है साइन और कॉस को अगर हम एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो साइन का कॉस आता है, कॉस का साइन आता है। दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही चीज़ आता है। तो मतलब हमको आइगन फंक्शन तो सेम मिलेगा, किसकी केस में, साइन और कॉस के बीच में। तो ये ऑप्शन गलत। और ई की पावर -5x है, उसको आप इनफाइनाइट बार मतलब डिफ्रेंशिएट करिए, हमेशा वही आएगा, उसका मल्टीपल क्या होगा, वही आइगन फंक्शन है, ई की पावर -5x। तो हम 5x² को देखते हैं, मतलब डेल एक्स स्क्वायर और 5x²। जब हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 10x हो जाएगा, फिर एक और बार डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये तरीका क्या होता है, तरीका होता है कि हम क्वेश्चन को देख के, ऑप्शन देख के भी जज कर सकते हैं कि कौन सा सही हो, कौन सा गलत होगा। अगर आप एक एक को डिफ्रेंशिएट करने करें और एक एक को दो बार डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दें तो फिर वो मतलब दिक्कत हो जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर हम एक एक को एक बार डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम ये देख सकते हैं कि अगर साइन को हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन ही आएगा, कॉस को अगर हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस ही आएगा, भले मल्टीपल में प्लस माइनस जो भी आए उससे कोई मतलब नहीं, हमको फंक्शन वही आना चाहिए। और ई को हम इनफाइनाइट बार भी डिफ्रेंशिएट करें तो हमेशा कोफिशिएंट क्या आएगा हमारा, ई की पावर मतलब जो फंक्शंस आएंगे वही वापस आएगा, ई की पावर माइनस जो भी एक्स में दिया हो, जो भी फंक्शन दिया हो, ई का फंक्शन वही रिपीट करेगा। तो बचा एक ही ऑप्शन, तो वो देख के हम कर सकते हैं कि हाँ ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को अच्छे से टैकल करने के लिए और कम टाइम में ज़्यादा टैकल करने के लिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन अटेंड करने का तरीका होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप ये कैसे आएगा, ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से आता है। ये अभी हमने किया है तो ये हो गया। ये क्या है, कंसीडर द मैट्रिक्स एंड आइगन वैल्यू क्या होगा। अब देखिए ये मैट्रिक्स क्या है, 1 1 1 1 1 है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कैसे अटेंड करते हैं, मतलब इसका आइगन वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहला तो ये तरीका है। ये एक तरह से हम ये कर सकते हैं कि हमारा क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। जब स्केलर मैट्रिक्स होता है तो हम क्या करते हैं, ये होता है हमारा जितने नंबर ऑफ, मतलब मान लीजिए 4x4 है, देन आइगन वैल्यू इज इक्वल टू n और 0 0 0 जितने टाइम्स में हमारा वो होगा। तो n क्या है हमारा 4 है और ये 0 0 0 ये होगा। ये तरीका होता है इस तरह के आइगन वैल्यू को निकालने के लिए। या फिर ये लैम्डा इज इक्वल टू होता है हमारा ट्रेस 5 0 0 0, तो ट्रेस निकालेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई। आइगन वैल्यू निकालने का तरीका मतलब इस तरह के आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है, लेकिन वो 4x4 में है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दूसरा की क्वेश्चन हम कैसे निकालेंगे, द वेक्टर, तो हमारा एक वेक्टर दिया ये 1 1 1 इज द सॉरी आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स विथ आइगन वैल्यू। अब देखिए हमको ये कैलकुलेट करना है कि ये जो आइगन वेक्टर दिया है वो किस आइगन वैल्यू के लिए होगा। तो उसको निकालने के लिए हम सिंपल तरीका क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स है, यहाँ पर आइगन वेक्टर है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लैम्डा आएगा, उसको पहले कैलकुलेट करते हैं तो क्या वो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लैम्डा आना चाहिए, लैम्डा और ये जो आइगन वेक्टर है 1 1 1 1 वही आना चाहिए। मतलब अगर मैट्रिक्स ये है 1 -2 3 -2 3 1 3 1 -2, ये आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का प्रॉपर्टीज़ होता है। 1 1 1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1 1 1। सिंपल क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैट्रिक्स क्या था हमारा 1 -2 3 -2 3 1 3 1 -2, यहाँ पे एक आइगन वेक्टर है 1 1 1। मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई पहले हम इसमें करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 -2 + 3, नीचे करेंगे -2 + 3 + 1, नीचे करेंगे 3 + 1 -2। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पे इन तीनों को, यहाँ पे आएगा 2 2 2। अगर इसमें से 2 हम कॉमन ले लें तो बचा क्या 1 1 1, और आइगन वेक्टर हमारा यही था तो मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो किस आइगन वैल्यू के लिए हमारा आइगन वेक्टर ये आएगा 1 1 1, ये रहेगा आइगन वैल्यू हमारा 2। तो उस आइगन वैल्यू को हम देखते हैं, हमारा लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 2। समझ में आया कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर आप एक आइगन वेक्टर और एक मैट्रिक्स दिया वो से हम आइगन वैल्यू किस पर्टिकुलर आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर होगा तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको निकालना है डेल डॉट डेल क्रॉस ई। अब इसको चलिए कैलकुलेट करिए क्या आएगा, डेल डॉट डेल क्रॉस ए, या फिर हमको बताइए आंसर क्या होगा, कैसे निकालेंगे।
हमने आपको प्रॉपर्टी बताया था क्या, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज ज़ीरो। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा सा ये दिया है, ऑप्शन कई सारे बड़े बड़े दिए हुए हैं। हम चलेंगे इसको कैलकुलेट करने, कहीं कैलकुलेशन गलती हुआ तो कोई इन तीनों में तुक्का मारेंगे, कोई इसको नहीं सोचेगा, क्योंकि हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा था जो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल होता है वो क्या होता है, फील्ड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। आप इसको कैलकुलेट भी करिए तो भी वो ज़ीरो ही आएगा। समझ में आया? ये तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस को अटेंड करना है। ऐसे क्वेश्चंस बड़े बड़े लैंग्वेज में बड़े बड़े फार्मूलाज बड़ा बड़ा दिया रहेगा, जिसको देख के हम सोचेंगे अरे नहीं इसमें तो ये तो हो ही नहीं सकता, जीरो तो कभी नहीं होगा। बहुत लोग ये सोचेंगे जीरो तो कभी नहीं होगा, भला 3 ऑप्शन है वो हो सकता है। तो ये तरीका होता है। नेक्स्ट क्या है, A3 क्रॉस मैट्रिक्स विथ आइगन वैल्यू, ओके 1 -2 3, मतलब हमारा लैम्डा दिया है 1 -2 3। द आइगन वैल्यू ऑफ A क्रॉस ए स्क्वायर, सिंपल क्या करेंगे, लैम्डा 1 का स्क्वायर, लैम्डा 2 का स्क्वायर, लैम्डा 3 का स्क्वायर, यही न्यू हमारा आइगन वैल्यू हो जाएगा 149 इस ऑप्शन बी। अभी बताया है कि अगर मैट्रिक्स दिया हुआ उसका आइगन वैल्यू है, मैट्रिक्स में जो भी मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स का पावर होगा, मैट्रिक्स को e की पावर 5 में कर दे या e की पावर m कर दे, या फिर उसका 1 इन्वर्स ले ले मैट्रिक्स का, तो आइगन वैल्यू पे भी वही सेम चीज़ होगा, उसका भी इन्वर्स हो जाएगा, उसका भी e की पावर में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। निकाला द सम ऑफ रेजिड्यू एट द पोल ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ओके, सम ऑफ रेजिड्यू करना है, तो रेजिड्यू निकालने के लिए, सम ऑफ रेजिड्यू करने के लिए क्या होगा, तो z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा पहला, z इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, z इज इक्वल टू 3 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर को इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो हमको पूछा है सम ऑफ रेजिड्यू, तो पहले निकालेंगे हमारा रेजिड्यू कहाँ पे, z इज इक्वल टू 1। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, लिमिट z टेंस टू 1 z माइनस 1। ओके, दूसरे स्लाइड पे करते हैं। रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 1, देन लिमिट z टेंस टू 1, यहाँ पे क्या होगा z माइनस 1 z स्क्वायर, नीचे z माइनस 1, नीचे z माइनस 2, नीचे z माइनस 3। तो z माइनस 1 z माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम z की जगह 1 लिखते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, नीचे 1 माइनस 2, नीचे 1 माइनस 3 इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 1/2। सिमिलरली ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड निकालें, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 2। तो अगर हम इसमें भी करें तो यहाँ पे क्या होगा z माइनस 2 z स्क्वायर, z माइनस 1 z माइनस 2 z माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट रहेगा z इज इक्वल टू 2 z टेंस टू 2। तो अगर 2 की वैल्यू रखिए ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 2 माइनस 1, नीचे 2 माइनस 3, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो -4 किसकी वजह से आया, z इज इक्वल टू 2 की वजह से आया। नेक्स्ट अगर हम निकालें z इज इक्वल टू 3 करें, तब के लिए क्या आएगा, यहाँ पे क्या होगा, लिमिट z टेंस टू 3 z माइनस 3 z स्क्वायर, नीचे z माइनस 1 z माइनस 2 z माइनस 3, ये कैंसिल हो गया। z की जगह 3 लिखें, ऊपर क्या होगा 9, 3 माइनस 1 3 माइनस 2, ये 1 यहाँ पे 2, मतलब 9/2। क्या यहाँ तक सही है? हमको क्या पूछा, सम ऑफ द रेजिड्यूज, मतलब सम ऑफ द रेजिड्यू पूछा है। तो मतलब हमारा रेजिड्यू का अगर हम सम करें, सम ऑफ रेजिड्यू, तो पहला रेजिड्यू क्या है 1/2, दूसरा क्या है -4, तीसरा क्या है 9/2। तो अगर हम तीनों को ऐड करें तो ये 10/2 -4, ये 5 हो गया, 5 - 4 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन करने के लिए बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि रेजिड्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपको रेजिड्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर सम ऑफ रेजिड्यू आप निकाल सकते हैं अगर आपको हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको रेजिड्यू निकालने आ गया है तो। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई।
मतलब कॉम्प्लेक्स के भी क्वेश्चन कैसे आए हैं, मैट्रिक्स के क्वेश्चंस कैसे आए हैं, आपके बेसिक वेक्टर्स पे, थ्योरम्स पे कैसे क्वेश्चंस आए। ऐसे इजी क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत लेंथी बहुत टफ क्वेश्चंस आएंगे जो आप नहीं कर पाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी मतलब क्वेश्चन अटेंड करें बहुत टाइम लग रहा है, आप 4 मिनट 5 मिनट लग रहा है, मतलब आप समझ लीजिए आप वो गलत पाथ पे जा रहे हैं, क्वेश्चन को छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे टैकल कर रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो और आगे क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला कैसा है क्वेश्चन, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमको वैलिड सॉल्यूशन चाहिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, कौन सा है इन सब में से। तो सिंपल है, ऑप्शन में आप ऑप्शन पुट करिए, इस इक्वेशन में सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन करें तो ये बेसिक है, यहाँ पे क्या ए और बी है, इन दोनों को कितना बार डिफ्रेंशिएट करें, ए बी तो कभी इक्वल नहीं होगा। फिर यहाँ पे क्या है, 2 बार ही डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके ये दोनों कभी नहीं होगा, क्योंकि 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स की पावर 4 को, तो फिर क्या आएगा 4 3 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये 12 वाई स्क्वायर, तो कभी ये 0 नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। फिर इन दोनों को करें, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी क्या है माइनस में है, तो जो हमारा ऑप्शन हो जो प्लस में होना चाहिए, क्योंकि ये प्लस में है, तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा। जैसे कैसे देखिए हम कैसे कह रहे हैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, माइनस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर है। तो अगर हम साइज इक्वल टू ले लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस माइनस का अंतर क्यों आएगा, इसको हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे इसकी वजह से माइनस, अगर इसको हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर हम ये माइनस लेते हैं यहाँ पे, अगर माइनस होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, प्लस हो जाता, जो 0 के इक्वल नहीं हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन देख के क्वेश्चन को अटेंड करना है, ऑप्शन देख के हमको क्वेश्चन का सही आंसर देना है, ये तरीका होता है क्वेश्चन को अटेंड करने का, ये तरीका होना भी चाहिए क्वेश्चन को अटेंड करने का। दैट्स इट, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम परसों ले आएंगे मैराथन सेशन, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन अटेंड करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही कुछ बेसिक टॉपिक्स पे हमारे क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स से, ऐसा नहीं बहुत लेंदी क्वेश्चन होते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।